हाय एवरीवन। आप सभी लोगों का GS75 डेज हार्ड चैलेंज में हार्दिक स्वागत है। आज का दिन है हमारा 28वां और सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। हमारी सीरीज़ कंटिन्यूसली आगे बढ़ रही है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी पिछली सारी क्लासेस अटेंड करते हुए मेरे साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग पिछली सारी क्लासेस अटेंड कर चुके हैं उनको खुद ब खुद एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया होगा और उनको बहुत अच्छा लगा होगा कि हमारी सीरीज़ से उनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। और जो बंदे फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उन्हें भी सजेस्ट करूँगा कि आप जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें जाके एक एक दिन बिल्कुल स्टार्टिंग से डे 1 से लेके आप स्टार्टिंग से ऐसे फॉलो करते हुए चलिए, आपको रियली बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इवन आपको अगर बोरिंग लगता है सब्जेक्ट तो भी अगर आप पढ़ेंगे तो मैंने इस तरीके से चीज़ों को समझाया है जिससे आपका इंटरेस्ट बने और आपकी चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो चलिए आज की जो हम शुरुआत है वो करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है डायमंड्स आर प्राइस्ड हायर देन वाटर बिकॉज कंज्यूमर्स डू नॉट बाई देम एट लोअर प्राइसेस। भाई जो हमारे कंज्यूमर है वो उन्हें कम प्राइसेस पर नहीं खरीदते, क्यों? कंज्यूमर को तो आप फ्री में दे दो, फ्री में भी ले लेंगे। दे आर सोल्ड बाई सिलेक्टेड फर्म्स विद मोनोपोलिस्टिक पावर्स। भाई कुछ ही चुनिंदा फर्मों द्वारा बेचे जाते हैं। देयर मार्जिनल यूटिलिटी टू बायर्स इज हायर देन ऑफ वाटर, या देयर टोटल यूटिलिटी टू बायर्स इज हायर देन दैट ऑफ वाटर। अब एक फेमस सिद्धांत है आपका इकोनॉमिक्स में जिसे बोलते हैं डायमंड वाटर पैराडॉक्स। ये वहीं से क्वेश्चन है। उसमें क्या चीज़ बताई गई है कि देखो पानी बहुत अबंडेंट है। अबंडेंट मतलब बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए अगर हमें कोई थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा अगर पानी चाहिए या हमें पानी चाहिए तो उसकी वैल्यू है कम, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुई? कम। लेकिन जो हमारे डायमंड है वो बहुत ही कम उनकी उपलब्धता है। सो जब उनको हम खरीदते हैं तो उनकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो है बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि वो कम है, इसीलिए जो इसका आंसर होगा कि देयर मार्जिनल यूटिलिटी टू बायर्स इज हायर देन दैट ऑफ वाटर। अगर मैं टोटल यूटिलिटी की बात करूँ, टोटल यूटिलिटी मतलब भाई उसके बिना काम चल सकता है कि नहीं चल सकता। अब पानी के बिना काम चल सकता है? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए अगर टोटल यूटिलिटी की बात करेंगे तो टोटल यूटिलिटी आपकी पानी की ज़्यादा होगी और डायमंड की कम, क्योंकि अगर आपको जैसे हमारे पास डायमंड नहीं है तो क्या हम जी नहीं पा रहे? हम जी पा रहे हैं। ठीक, सो मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में भी आपको एक डिफरेंस पता चल गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शनल फाइनेंस इज एसोसिएटेड विद, भाई कार्यात्मक वित्त किससे संबंध है? अब्बा पी लर्नर, एडोल्फ वैगनर, एडम स्मिथ या एडम्स? तो ये है भाई आपका AP लर्नर। फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसमें फंक्शनल फाइनेंस थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। फंक्शनल फाइनेंस होता है, ये गवर्नमेंट के लिए है कि भाई गवर्नमेंट खुद ऐसी फिस्कल पॉलिसी लेकर आए। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? जिसमें आपके टैक्स होता है, टैक्स रिफॉर्म्स होते हैं, या अलग अलग आपकी चीज़ें होती हैं जिससे आपकी लाइक इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट आप गवर्नमेंट दे सके। उससे क्या है कि वो खुद ब खुद एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं चीज़ें। जो फाइनेंस है वो ऑटोमेटिकली, मतलब एक तो फ्री बीज बोलते हैं कि भाई फ्री में पैसा बांट दो, लोगों के पास पैसा पहुंचा दो। एक होता है तरीके से, आप कम टैक्स रेट रखो, आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराओ। ठीक है, या फिर आप जैसे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया, इन्फ्लेशन को लो रखो, प्राइसेस लो रखो, तो क्या है लोगों के पास पैसा पहुंचेगा। तो दो तरीके हुए, जिसमें से फंक्शनल फाइनेंस वो तरीका है जो पॉलिसीज के थ्रू लोगों के पास पैसा पहुंचाता है। ठीक है, सो इसका आंसर है एबा पी लर्नर। ये इन्होंने एक सिद्धांत दिया था फंक्शनल फाइनेंस का। ऑफ द फॉलोइंग लैंड यूजेस विच इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, फ्री ट्रेड सेंटर्स या मार्केटिंग सेंटर्स? स्पेशल SEZ बोलते हैं। देखो SEZ भाई GST में तो इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक, बहुत बार नाम आता है इनका। स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते क्या है? सबसे पहली बात, स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपके देश के अंदर ही बड़े बड़े शहरों में अलग अलग लोकेशंस पे, छोटी छोटी एरिया में आपके कुछ जोन्स बनाए गए हैं, मार्केट जोन्स, जो कि मेनली उनका फोकस गवर्नमेंट ने इसलिए बनाया, उनका मेन फोकस है कि वो एक्सपोर्ट कर सकें।
अब ऑब्वियस सी बात है, हमें फॉरेन करेंसी अगर कमानी है तो हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो ही तो मतलब हमें हमारे पास वो आ गई ना, क्या बोलते हैं, विदेशी मुद्रा, ठीक, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बोलते हैं जिसको। सो हमारा फोकस या हर एक देश का फोकस है कि उनके देश से एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और इंपोर्ट कम। उसको बढ़ावा देने के लिए स्पेशल जो एक्सपोर्ट करने वाली मार्केट्स हैं उसको इनके अंडर इस्टेब्लिश किया गया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। और उसमें एक चीज़ स्पेशल ये है कि वो फ्री ट्रेड सेंटर्स हैं। फ्री ट्रेड सेंटर्स क्यों बनाए हैं? क्योंकि अगर उन पे एक्सपोर्ट के दौरान या एक्सपोर्ट अगर वहाँ से करेंगे तो अगर टैक्स लगाएंगे तो कोई भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा, कोई भी एक्सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है, तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनी उसका वो अब मतलब बैक स्टेप ले लेंगी तो एक्सपोर्ट की जो हमारी पॉलिसी है वो फेल हो जाएगी। इसीलिए ये जो जोन्स हैं, इन जोन्स के बाहर आपका क्या है, टैक्स जोन बोल सकते हैं, ये नो टैक्स जोन होती है। जैसे मैं जीएसटी की बात करूँ स्पेशली, तो वहाँ पर आपके कोई जीएसटी नहीं लगता, ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं फ्री ट्रेड्स सेंटर। आपस में जो ट्रेड होती है वह बिल्कुल फ्री होती है। मान लो एक्सपोर्ट होता है तो वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ टैक्स होता है। एज पर ट्रिप्स एग्रीमेंट 1994, a good originating from a region with specific character, quality, reputation is covered to a protected under the IPR as patent, trademark, trade secret या geographical indicator। जीआई टैग्स के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा और हम पढ़ते भी हैं, हम देखते हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट को ये इस चीज़ के लिए जीआई टैग मिला है हैं। और देखो जीआई टैग क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। अब ज्योग्राफिकल इंडिकेटर को हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि किसी भी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी, लाइक कोई भी मान लो मेघालय में है या मणिपुर में कोई जगह है, उसकी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी है। या मैं चलो दार्जिलिंग का एक एग्जांपल ले लेता हूँ। दार्जिलिंग की क्या चीज़ फेमस है? टी। अब वहाँ जो टी है, जो चाय है, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग क्या होता है भाई? जो वो गुड है, जो वो टी है, वो उस रीजन की एक स्पेसिफिक कैरेक्टर वाली चीज़ है, क्वालिटी है उसमें, उसका एक अलग रेपुटेशन है कि हाँ भाई जो दार्जिलिंग की अगर चाय है ना भाई, मज़ा ही आ जाता है पी के, ठीक है। मैं तो गया हूँ, मैंने पी है, तो मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, पता नहीं वो ओरिजिनल थी नहीं थी, बट मुझे खास नहीं लगी, लेकिन वो वर्ल्ड वाइड काफ़ी फेमस है। सो वहाँ की जो चीज़ स्पेशल है। अब दार्जिलिंग की चाय अपने एमपी में तो नहीं हो सकती, अपने हरियाणा में तो नहीं हो सकती, इसीलिए जो जीआई टैग है उन चीज़ों को दिया जाता है जो पर्टिकुलरली किसी रीजन से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, वहाँ की एक पर्टिकुलर क्वालिटी या कैरेक्टर होता है। सो इसका आंसर आएगा ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। गोल्ड इज मेनली रिलेटेड टू लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट या रीजनल मार्केट। ऑब्वियसली गोल्ड एक भाई इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी देखा जाता है और एक प्रीशियस मेटल है लाइक प्लेटिनम वगैरह, तो वो इंटरनेशनल मार्केट में एज एन एसेट देखा जाता है, ट्रेड भी किया जाता है उसका, तो इसको देखा मतलब इसका आंसर आएगा इंटरनेशनल मार्केट। द डिमांड फॉर लेबर इज कॉल्ड डिराइव्ड डिमांड, फैक्ट्री डिमांड, मार्केट डिमांड या डायरेक्ट डिमांड। देखो मेनली जो ये डिमांड है वो होती है डिराइव्ड डिमांड या डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड क्या होती है? जैसे किसी भी चीज़ खुद से वो डिमांड प्रोड्यूस करे कि हाँ भाई ये चीज़ की डिमांड है, भाई मेरी मतलब डिमांड है खुद की। लेकिन एक होती है डिराइव्ड डिमांड। मान लो आपको एक घर बनाना है, ठीक है, जैसे घर बनाना, दैट इज डायरेक्ट डिमांड। उसमें मतलब घर बनाना इज ए डायरेक्ट डिमांड। लेकिन घर बनाने में आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? आपको ज़रूरत है भाई ईंट की ज़रूरत है, सीमेंट, रेती वगैरह, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। वैसे ही आपको ज़रूरत है डिमांड ऑफ लेबर। आपको लेबर की भी ज़रूरत है। आपके पास सारा सामान है लेकिन लेबर नहीं है, तो क्या आप घर बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। इसीलिए जो ये लेबर की डिमांड है वो डिराइव्ड डिमांड है। डिराइव्ड डिमांड क्या है? कहाँ से डिराइव हुई? वो डिराइव हुई आपके घर बनाने से। अगर आप घर नहीं बनाते तो लेबर की डिमांड पैदा ही नहीं होती। इसीलिए दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिराइव्ड डिमांड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन गुड्स एंड सर्विसेज? भाई इनमें से कोई कौन सा ऐसा है जो कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर नहीं है गुड्स और सर्विसेज का? ठीक, अब
इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है कि भाई हम किसी चीज़ में डायरेक्ट मतलब इन्वेस्टमेंट करें, वो खुद प्रोड्यूस करें कोई चीज़, ठीक है, जो आपके नेशनल कैपिटल में एक एसेट की तरह से जुड़े, तो वो होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जैसे परचेज ऑफ मशीनरी की या इंक्रीज इन बिजनेस इन्वेंट्रीज, एक्सपेंशन इन द मेन प्लांट ऑफ ए कंपनी या परचेज ऑफ ए हाउस। अब जैसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या हुआ कि भाई आपने मशीनरी परचेज की, उससे क्या है आप गुड्स बनाएंगे, ठीक है, आप अपने कमर्शियल यूज़ के लिए आपने मशीनरी परचेज की है, गुड्स बनाएंगे, तो फर्दर आपने जो भी चीज़ मतलब उससे बना रहे हैं, तो जो मशीनरी हुई वो आपकी एक इन्वेस्टमेंट हुई जिससे आप फर्दर अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही आपका बिजनेस इन्वेंट्रीज आपने बढ़ाई तो वो भी आप बिजनेस बढ़ा रहे हैं, तो डायरेक्ट आपकी इन्वेस्टमेंट है। और मेन प्लांट ऑफ कंपनी का एक्सपेंशन है, वो भी एक आपका इन्वेस्टमेंट है। लेकिन परचेज ऑफ ए हाउस क्या है? अब आप गए, दो एग्जांपल देता हूँ। आपके पास ऑप्शन प्लॉट खरीदने का, एक आपके पास एक बना बनाया घर खरीदने का, ठीक है, हाउस। अगर आप प्लॉट खरीदेंगे तो और प्लॉट खरीद के उस पर घर बनाएंगे, दैट इज एन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि आपकी एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हुआ। लेकिन किसी ने घर बना रखा था, आपने उनसे खरीदा है, वो फर्स्ट बायर थे, आप सेकंड बायर हैं, ठीक। सो वो क्या है कि कैपिटल गुड्स ट्रांसफर हुआ है, नई चीज नहीं प्रोड्यूस हुई, आपकी नई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। इन्होंने अगर 50 लाख में वो चीज ली थी, आपको 60 लाख में दे दी, तो क्या 10 लाख का ही हुआ ना इन्वेस्टमेंट, या जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है। तो दैट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दैट इज ओनली कैपिटल गुड्स ट्रांसफर, ठीक। सो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक प्लॉट पे लेके घर बनाते वो एक्सपेंडिचर न सॉरी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता, लेकिन घर ट्रांसफ़र हुआ है तो कैपिटल गुड्स ट्रांसफ़र में आता है, और वो आपका एग्जांपल नहीं है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का। देखो मैं इतना कोशिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टिपिकल आपका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, समझने में मुश्किल होती है। अगर समझ के आप करेंगे तो आप फिर भी आपके दिमाग में वो रिटेन करेगा और क्वेश्चंस को आप इजीली टैकल कर पाएंगे। इसीलिए मैं किसी न किसी तरीके से भाई आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखें, समझने की कोशिश करें, बार बार वीडियो देखें। और हाँ, पिछले कुछ दिनों में जैसे वीडियोस मेरी कम आ रही हैं क्योंकि अभी थोड़ा सा समय की मेरी प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगा, ये 5-10 दिन थोड़ा सा बिजी रहने वाला हूँ। फिर भी जैसे ही टाइम मिलेगा, जैसे मुझे आज टाइम मिला है, मैं वैसे ही वीडियो बनाकर आपके लिए लेके आता रहूँगा। जैसे ही टाइम की प्रॉब्लम ख़त्म होती है, फिर से हम रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे वीडियो लेकर आएंगे। Which one of the following represents the savings of the private corporate sector? Undistributed profits, excess of income over expenditure, dividends paid to shareholders या total profits of a company? इसमें पूछा कि कौन सा ऐसी चीज़ है जो रिप्रेजेंट कर रही है सेविंग्स ऑफ द प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर। अब ध्यान से देखेंगे ना तो प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर, प्राइवेट भी कॉरपोरेट भी वो सेक्टर है, तो उसमें सेविंग्स की बात हो रही है। दैट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। अब कोई बड़ी कंपनी लाइक विप्रो है, विप्रो कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है, या फिर वहाँ पे कोई एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे भी इन्वेस्टमेंट करवाया हुआ है, उनको शेयर होल्डर बनवाया हुआ है। तो वो क्या करते हैं, जैसे ही प्रॉफिट आता है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ में डिवाइड कर देते हैं या शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो वो आपकी क्या होगी, वो बोलते हैं एक प्रॉफिट हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हुआ, डिविडेंड्स जिसको बोलते हैं। लेकिन एक छोटी कंपनी है, उसको प्रॉफिट हुआ, वो वापस से अपनी कंपनी में क्या करेगी, लगा देगी, अपने जो सैलरी दे के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, बाकी का जो भी प्रॉफिट बचता है उनका, जो सेविंग्स जिनको बोलते हैं, तो वो अपनी कंपनी में ही लगा देगी, उसमें कोई डिविडेंड नहीं देगी, कोई प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी। तो वो एग्जांपल है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। बाकी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स का मैंने एग्जांपल अभी आपको दे ही दिया कि भाई अपनी कंपनी में पैसा वापस लगाने से अलग भी अपने एम्प्लॉयज़ या अपने शेयर होल्डर्स के बीच में पैसा बांट दिया जाता है, तो वो आपकी सेविंग्स नहीं है उनकी, ठीक है। वो अपनी कंपनी का प्रमोशन या फिर एक अच्छा एग्जांपल सेट करने के लिए लोगों के बीच में जो भी उनके शेयर होल्डर्स उनमें डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। जो शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में लगाते रहते हैं पैसा, उनको तो पता ही होगा डिविडेंड्स ऐसे बड़ी बड़ी कंपनी से मिलता रहता है, जबकि छोटी कंपनी से कभी डिविडेंड देखने को नहीं मिलता।
Social accounting system in India is classified into assets, liabilities, and debt position, public sector, private sector, and joint sector, income, product and expenditure, enterprise, household, and government. अब सोशल अकाउंटिंग सिस्टम इन इंडिया, अब देखो इसको थोड़ा सा भी ध्यान से आप देखेंगे तो सोशल अकाउंटिंग सिस्टम भाई सोसाइटी पे एप्लीकेबल है, सोशल आ गया तो अकाउंटिंग सिस्टम भाई कुछ आपका काउंट करने का सिस्टम। तो वो कौन कौन से हैं, उनको कैसे क्लासीफाई किया गया है, तो वो आपका क्लासीफाई है इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड जिसको वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं, और एक्सपेंडिचर मेथड जिसके बेसिस पे आपकी जो वैल्यूज़ हैं, फैक्टर कॉस्ट ना सॉरी हाँ प्राइस वगैरह हैं, इनकम है, वो सारी चीज़ काउंट की जाती हैं, तो उसी को बोलते हैं सोशल अकाउंटिंग सिस्टम, और उसको क्लासीफाई किया गया है इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फोर्स्ड सेविंग्स रेफर टू कंपल्सरी डिपॉजिट इम्पोज्ड ऑन इनकम टैक्स पेयर्स। भाई आप फोर्स सेविंग, एक तो सेविंग होती है भाई मेरे पास पैसा बच गया है मैं इसको सेव कर लेता हूँ, एक होता है कि आपको मजबूर किया जाता है कि भाई नहीं सेव कर ले नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो दोनों में अंतर है। फोर्स सेविंग की बात हो रही है यहाँ पे कि भाई आपको कंपलसरी डिपॉजिट करना पड़ेगा इनका मतलब जो इनकम टैक्स इम्पोज्ड ऑन इनकम टैक्स पेयर्स। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज, भाई प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज को बोलो कि भाई प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन आपको इतना बढ़ाना पड़ेगा। रिडक्शन ऑफ कंजप्शन कॉन्सिक्वेंट टू ए राइज इन प्राइसेस, भाई प्राइस बढ़ गए उसकी वजह से क्या आपने अपनी कंजप्शन कम कर दी। टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल इनकम एंड वेल्थ, भाई जो टैक्स हैं इनकम टैक्स और जो वेल्थ हैं उस पर लगा दिया, तो क्या हुआ लोगों ने क्या है कि कमाना ही कम कर दिया या उन सेविंग्स बढ़ा ली, है ना, तो वो फोर्स सेविंग नहीं। इसका आंसर है फोर्स सेविंग होती है जब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो, प्राइस ज़्यादा हो। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, कभी कभी जैसे टमाटर के भाव या प्याज के भाव बढ़ जाते हैं, तो टमाटर के भाव या प्याज के भाव बढ़ जाएंगे तो क्या करेंगे हम खाना ही कम कर देंगे। जहाँ पर हम दिन में 3 टमाटर यूज़ करते थे सब्जी में, सैलड खाना तो बंद ही कर देंगे। सब्जी में 3 टमाटर मतलब सुबह दोपहर शाम में यूज़ करते थे, तो हम क्या करेंगे आधा आधा काट के 1.5 टमाटर यूज़ करने लगेंगे। क्या होगा कंजप्शन हो गया कम। कंजप्शन कम हो गया तो जहाँ पर हमें पहले अगर हफ्ते भर में 2 किलो टमाटर की ज़रूरत पड़ती थी, वहाँ पर हमें कहाँ कितनी ज़रूरत पड़ती है 1 किलो, और हमारे पैसे बच रहे हैं, हम सेव कर रहे हैं, और वो सेविंग क्या होती है फोर्स्ड सेविंग। ठीक, तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा टिपिकल सब्जेक्ट है, मैं बार बार बोलता हूँ, लेकिन आप भी वीडियो को बार बार देख सकते हो, समझने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन फिर भी समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आया, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपका डाउट क्लियर कर दूँ। ठीक है, आज की हमारी क्लास यही ख़त्म होती है, फिर से आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।